नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको हायर एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा की जाती है, जैसे कि पीएचडी से एडमिशन से संबंधित कहीं भी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस आते हैं तो उनकी जानकारी दी जाती है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो भी वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही यूजीसी नेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी दी जाती है। साथ ही इससे संबंधित क्लासेस भी चलती हैं। तो इस संदर्भ में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं एक कंप्लीट अप्रोच के अंतर्गत, और जिसकी शुरुआत हमने जून 2018 से लेकर के जून 2023 तक के आए हुए विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से कर रहे हैं। और क्वेश्चन का जो डिस्कशन करने का पैटर्न है वो किसी एक साइकिल के क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उसके चार पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी 1 से 25 क्वेश्चन पहले पार्ट के अंतर्गत, 25 से 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट के अंतर्गत, और 51 से 75 क्वेश्चन के तहत तीसरे पार्ट के अंतर्गत, और 75 से 100 के अंतर्गत हम चौथे पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो में चूँकि ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सम्मिलित है तो दोनों में 150 क्वेश्चन है। तो ये इसके पहले हमने 3 कंप्लीट कर लिया है। जून 2018 का कंप्लीट कर लिया है, दिसंबर 2018 का कंप्लीट कर लिया है, और ये है जून 2019 के क्वेश्चन पेपर का आखिरी पार्ट है, यानी कि चौथा पार्ट है, जिसके अंतर्गत 126 से लेकर के 150 क्वेश्चन के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 जो आज का क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने का अधिकार कैसे हासिल किया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। ये है 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का विघटन और मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय संप्रभुताओं द्वारा अर्पण और उनकी विजय। बी है ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादित लॉ ऑफ नेशन के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी सभ्य राष्ट्रों की मान्यता शामिल थी। सी है चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभुता का दर्जा मिला और पेरिस और वर्सल्स की संधियों और कांग्रेस ऑफ वियना ने इस दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संप्रेषित की। और डी है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। पहला कूट है केवल ए और बी सही है, दूसरा केवल ए, बी और सी सही है, तीसरा कूट है कि उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं, और चौथा जो है कि केवल ए और डी कथन सही है। तो आप साथ साथ हल कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड, यानी कि ए, बी और सी जो है ये सही हो जाएगा, डी जो कथन है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी थोड़ी व्याख्या की, तो 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल वंशज थे और अंग्रेजों से पेंशन प्राप्त करके जीवन यापन करते थे, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने यानी कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया, और लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों, जिनका नाम मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान था, और एवं उसका जो पोता था मिर्ज़ा अबू बकर, यानी कि जो 2 पुत्र थे उनका नाम था, 2 पुत्रों का, मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, और जो उसका पोता था उसका नाम मिर्ज़ा अबू बकर था। उसको दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दिया गया, और हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया।
उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे संबंधित जो और 3 कथन है ये सत्य हैं। चलते हैं अगले कथन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है पेपर, और साथ ही इसके साथ जो फर्स्ट पेपर पूछा गया है यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन वो भी इसमें ऐड हुआ है। हालांकि हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जो 51 से 150 यानी 51 से 150 क्वेश्चन जो पूछे गए 100 क्वेश्चन, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक दी गई है, और आपको बताना है कि कौन सा ये जो है वो सही है। तो चलिए साथ मिलान करते हैं। वेरा एंस्टे, इनकी जो पुस्तक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो फर्स्ट है इसका फर्स्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं ए का फर्स्ट 2 में ही मिल गया है, तो इस प्रकार से दूसरा सही हो जाएगा। हालांकि हम सब मिला लेते हैं। B.M. भाटिया जो है इनकी फेमिन्स इन इंडिया है, अकालों पर इनकी ये पुस्तक है। और जो सी है D.H. बुचानन, D.H. बुचानन की जो तीसरी है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया, और चौथा है D.R. गाडगिल की। तो इस प्रकार से जो चारों हैं चारों मैच हैं, और इनकी पुस्तक है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इंडिया। तो इस प्रकार से जो दूसरा है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128, ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया? पहला है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है मार्किस ऑफ रिपन, तीसरा है मार्किस ऑफ लैंसडाउन, चौथा है डफरिन। तो इसका सही उत्तर होगा सेकेंड, यानी मार्किस ऑफ रिपन। जो ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को सौंपे जाना का जो कार्य किया था वो मार्किस ऑफ रिपन ने किया था। अगर हम बात करें तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1799 ईस्वी में। तो टीपू की मृत्यु और मैसूर की पराजय के साथ ये समाप्त हुआ, और अंग्रेजियों के कुछ क्षेत्र अपने पास रखा तथा कुछ क्षेत्र हैदराबाद के निजाम को दिया, और मैसूर के कुछ क्षेत्र पर मैसूर राज परिवार के वाडियार वंश के एक बालक को मैसूर का राजा बना दिया, और मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। बाद में कुशासन के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया, और यह 1831 ईस्वी में हुआ था। और बाद में मार्किस ऑफ रिपन यानी कि लॉर्ड रिपन जो है 1881 में राज परिवार को पुनः प्रतिष्ठापित कर दिया। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 है, मद्रास उच्च न्यायालय में मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया था कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? तो द हिंदू है, दूसरा है अमृत बाजार पत्रिका, तीसरा है द ट्रिब्यून, और चौथा है मद्रास मेल। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्थ, यानी मद्रास मेल। अगर हम बात करें कि मद्रास मेल की, तो मद्रास मेल की शुरुआत जो है ये 14 दिसंबर 1868 से मद्रास मेल की शुरुआत हुई थी, जिसको 2 पत्रकार चार्ल्स लासन और हेनरी कॉर्निस ने किया था। 2 पत्रकार थे, चार्ल्स लासन और
हेनरी कॉर्निश, ये 2 पत्रकारों द्वारा ये शुरू किया गया। यह मद्रास प्रेसिडेंसी से प्रकाशित होता था, जो वर्तमान में तमिलनाडु से प्रकाशित होता है, और यह भारत का पहला शाम का अखबार था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मद्रास मेल है, यह भारत का पहला शाम का अखबार है। यह अखबार शुरुआती समय में अंग्रेजों द्वारा संपादित और प्रकाशित होता था, अतः यह यूरोपीय वाणिज्य, भूस्वामी तथा महाजनों का प्रतिनिधित्व करता था। अपनी इस विचारधारा के कारण इसने मद्रास उच्च न्यायालय में मुत्थुस्वामी अय्यर की नियुक्ति का विरोध किया था। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास मेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो इसके लिए जो है विकल्प है, पहला है आरपी दत्त, दूसरा है आरसी दत्त, तीसरा है जेपी नारायण और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा पहला, यानी कि आरपी दत्त। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या की बात करें तो कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसका प्रथम अधिवेशन जो है 28 से 31 दिसंबर के बीच 1850 ईस्वी में बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और ये यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने लिखा कि इनकी स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्राज्य को खंडित होने से बचाना था। और जबकि रजनी पामदत्त, मतलब विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार दिए, तो जिनमें यंग इंडिया जो कि लाला लाजपत राय का है, उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के मूल में ब्रिटिश साम्राज्य को खंडित होने से बचाना था। जबकि रजनी पामदत्त, जिनको आरपी दत्त भी कहते हैं, तो ये अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना। किंतु भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिस प्रकार कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया और अंततः भारत को आज़ादी मिली, उसके आधार पर कांग्रेस के विरुद्ध आरोपित इन विद्वानों के आरोपों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आरपी दत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया था? पहला है द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, तीसरा है इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट, चौथा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सही है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया था। तो इसका आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर हम थोड़ी इसकी व्याख्या की बात करें तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है 1894 से 1899 ईस्वी में ये रहे थे। तो उनके बाद लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय बन करके आया, और ये 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। और भारत आने के बाद से इसने कई क्षेत्रों में सुधार किया, और साथ ही इसने 1905 में बंगाल के विभाजन किया, जिससे वो काफ़ी अलोकप्रियता हुई उसकी, यानी कि उसका काफ़ी विरोध हुआ। 1899 ईस्वी में द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया, यानी कि जो कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट है ये हुआ है 1899 में। और 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया, ये 1904 में हुआ। और उसके बाद इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट एक्ट भी पारित किया है। जबकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लॉर्ड लिटन द्वारा, इसका संबंध लॉर्ड लिटन से है, तो इसके समय में पारित किया गया। और ये एक देसी समाचार पत्र
अधिनियम था जो 1878 में पारित हुआ और एक तरह से सेंसरशिप था प्रेस के ऊपर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? पहला है बंग भंग विरोधी आंदोलन, दूसरा है चंपारण आंदोलन, तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह और चौथा है खिलाफत आंदोलन। इसका जो है जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो 1905 में लॉर्ड कर्जन, अभी जो कि हम डिस्कशन किए हैं, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है उसके विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप उठ खड़ा हुआ और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। याद रखिएगा डेट, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। यानी कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई कलकत्ता के टाउन हॉल में और बैठक में ही बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का संदेश पूरे देश में फैलाया गया और लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेष करके बम्बई और जो पुणे है उसमें इन्होंने प्रचार किया और 1905 में गोखले की अध्यक्षता में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। साथ ही बहिष्कार में विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, अदालतों और उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार शामिल था। साथ ही विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और विदेशी कपड़ों तथा विदेशी माल बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया गया। धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया गया और साथ ही स्वावलंबन का नारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। अतः अंत में भारत में बंग भंग विरोध को देखते हुए 1911 ईस्वी में सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। तो इस प्रकार से जो है पहला इसका सही हो जाएगा। 1911 में सम्राट जो जॉर्ज पंचम है इन्होंने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 यानी 133, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की? 1931 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। पहला है सत्य शोधक समाज, दूसरा है द जस्टिस पार्टी, तीसरा है द्रविड़ कसगम और चौथा है गैर ब्राह्मण संघ। इसका जो है सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी गैर ब्राह्मण संघ। अगर हम बात करें मॉन्टेग्यू, भारत के जो सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे और वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये 1919 में संवैधानिक सुधार अधिनियम इन लोगों ने मिलकर पारित किया और जो 1 अप्रैल 1921 से लागू हुआ। इस अधिनियम को लागू कराने के लिए गैर ब्राह्मण संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये इम्पोर्टेंट है कि गैर ब्राह्मण संघ ने अंग्रेजों का साथ दिया। गैर ब्राह्मण संघ का 1930 ईस्वी के उत्तरार्ध में कांग्रेस में विलय हो गया। इस विलय से कांग्रेस की व्यापकता की पहुंच इस वर्ग तक भी हो गई और क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस
आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार और भी व्यापक हो गया और कांग्रेस पार्टी इन आरोपों से भी मुक्त हो गई कि वह ब्राह्मणों की पार्टी है, साथ ही वह सीमित लोगों की पार्टी है। इसका दीर्घकालिक असर यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र और मजबूत हुआ। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा गैर ब्राह्मण संघ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है, मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? पहला है लेबर स्वराज पार्टी, दूसरा है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, तीसरा है स्वराज पार्टी, चौथा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका सही उत्तर जो है वो होगा फर्स्ट, लेबर स्वराज पार्टी। लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 नवंबर 1925 ईस्वी को बंगाल में हुआ था और लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना मुजफ्फर अहमद ने काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किया। अन्य संस्थापक सदस्यों में थे कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन तथा हेमंत कुमार सरकार। फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन तथा हेमंत कुमार सरकार। वर्ष 1928 में पार्टी का नाम बदल करके किसान मजदूर पार्टी हो गया, यानी वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी रख दिया गया। किसान मजदूर पार्टी ने कार्यक्रम को निर्धारित करने में कम्युनिस्टों का हाथ था। तो ये लेबर स्वराज पार्टी है और साथ ही जो स्वराज पार्टी है वो दूसरी पार्टी है। ये एक स्वराज पार्टी है, ये अलग पार्टी है जिसकी स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था, जबकि मोतीलाल और दास द्वारा किया गया था, जबकि लेबर स्वराज पार्टी है इसका मुजफ्फर अहमद और काजी नजरुल इस्लाम द्वारा 1925 में बंगाल में किया गया था। और इसके अन्य सदस्य थे जो कुतुबुद्दीन अहमद, शमसुद्दीन हुसैन तथा हेमंत कुमार सरकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, एक तरफ एसोसिएशन है और उससे संबंध व्यक्तित्व हैं, तो आपको इससे मैच कराना है। तो चलिए मैच कराते हैं। माफ़ करिएगा, इसमें से इसको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो भारत स्त्री महामंडल जो है इसका संबंध सरला देवी चौधरानी से है, तो ये सत्य है, सही है। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, ये जो है ये कथन गलत है, ये ही गलत है, ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी द नेशन काउंसिल ऑफ वुमेन लेडी मेहरी बाई टाटा से संबंधित है, जबकि ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें वीमेंस इंडियन एसोसिएशन जो है इसका संबंध जो है, इसकी स्थापना 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, जिसमें मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास और अन्य महिलाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों की अपमानजनक स्थिति से मुक्त कराने के लिए किया गया था। और इसकी स्थापना 1917 में मद्रास में हुआ था। तो दूसरा गलत हो जाएगा और बाकी तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, इसमें है गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? तो इसका पहला ऑप्शन है 1933 और दूसरा है 1922, तीसरा है 1930 और चौथा है 1929। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 1930 में
गांधी जी साबरमती आश्रम को छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया। अगर हम थोड़ी इसकी व्याख्या की बात करें तो महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 11 सूत्री मांग रखी, लेकिन गांधी जी की इस मांग पर सरकार का कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, तो जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तो वो डेट थी 14 फरवरी 1930। तो इस दिन इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को इस व्रत के साथ साबरमती आश्रम को छोड़ दिया कि अब वे स्वराज प्राप्ति के बाद ही यहाँ पे लौटेंगे। और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी को नमक कानून तोड़ने के लिए प्रस्थान किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया? पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, सिंगापुर। सिंगापुर में सितंबर 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को यानी 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुँचे और 7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। यहीं उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया और वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बन गए तथा अपने पद की शपथ ग्रहण किया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सिंगापुर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों वाला भारत का संविधान किस अवधि के दौरान तैयार किया गया? इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना निश्चित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। तो इस प्रकार से पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139, 1946-47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? पहला है नज्म उद दौला, दूसरा है कासिम रिजवी, तीसरा है मीर उस्मान अली और चौथा है मीर विलायत अली। तो इसमें से आपको बताना है कि 1946 से 47 के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, मीर उस्मान अली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें दो कथन दिए गए हैं, ए और कारण उसका आर दिया गया है। कथन ए है, भारत में क्रमिक उद्योगीकरण ने न सिर्फ पूंजीपतियों को सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में ला खड़ा किया बल्कि एक औद्योगिक मजदूर वर्ग को भी उत्पन्न किया। और जिसका कारण दिया गया है
कि यूरोपीय स्थिति के विपरीत भारत में सर्वहारा बने किसानों के बीच से मजदूरों की कोई खुली भर्ती नहीं हुई। यह भर्ती आमतौर पर बेरोजगारों के बीच से हुई। और इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। और तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, यानी ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141। इस बहस का अभी अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिर्णित चरित्र का क्या प्रमुख कारण है? पहला है गुणात्मक साक्ष्य की विविध प्रकार से व्याख्या की जाती है। दूसरा है संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त हैं। तीसरा है लेखन विशेष की वैचारिक प्राथमिकताएं। और जो चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक चरित्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकेंड। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या की बात करें तो 1853 यानी 1853 में कार्ल मार्क्स द्वारा भारत पर लिखे गए कुछ लेखों में मार्क्स ने भारत में इंग्लैंड की दोहरी भूमिका का विश्लेषण किया, जिसमें एक विनाशकारी और एक पुनर्जन्मात्मक के माध्यम से किया। इंग्लैंड की पुनर्जन्मात्मक भूमिका इस बात में थी कि वह भारतीय समाज में कुछ प्राचीन आधार समाप्त कर विकास को संभव बनाया था, किंतु इंग्लैंड की स्वार्थी नीति के कारण भारत में एक अच्छी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं पनप सकी। और इसी प्रकार रजनी पामदत्त जो जिसे आरपी त्रिपाठी कहते हैं उन्होंने अपनी पुस्तक आज का भारत यानी इंडिया टुडे में अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति की 3 चरणों में विभक्त किया। किंतु इन दोनों विद्वानों तथा अन्य विद्वानों द्वारा किए गए ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर शोध कार्यों और लेखों में एकरूपता का अभाव है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142। केनिन लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल और मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल किस प्रशासनिक विवाद से संबंधित थे? पहला है समाज सुधार से संबंधित अधिनियमन। दूसरा है स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन जारी रखना और विस्तार। तीसरा है नए क्षेत्रों में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत। और चौथा है 1857 के विद्रोह में भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण का अपनाया जाना। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सेकेंड। जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन जारी रहना और विस्तार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? पहला है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। दूसरा है मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, चिकित्सा। तीसरा है धर्मशास्त्र, साहित्य और गणित। चौथा है कला, भाषा विज्ञान और नाट्यशास्त्र। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी कि इसमें से हमको गलत कथन बताना है। पहला है 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले अंग्रेजों और भारतीयों के बीच वैयक्तिक संबंध काफ़ी हद तक दोस्ताना थे। दूसरा है 1857 से पहले की दिल्ली में अधिकतर यूरोपीय लोगों पुराने दिल्ली शहर वर्ल्ड सिटी में भारतीयों के घर में किराए पर रहते थे। तीसरा है 1857 के बाद भारतीयों को दिल्ली और लखनऊ से बाहर कर दिया गया था। चौथा है 1857 के बाद ब्रिटिश गैरिसन को शाहजहांबाद के पुराने शहर वर्ल्ड सिटी से बाहर ले जाया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी उपरोक्त 3 कथन 1, 2 और 3 जो है वो सही है और चौथा कथन गलत है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनी कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। 1876 में सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रमों पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने के लिए द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट को पारित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 156 इनमें से किसने भारत में चलचित्रों की अवधारणा का प्रवेश कराया? पहला है कोलोरेलो और कार्नेलिया, दूसरा है हीरालाल सेन, तीसरा है लुइस और आगस्टस लुमिएरे और चौथा है दादा साहब फाल्के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, लुइस और आगस्टस लुमिएरे। लुइस और आगस्टस लुमिएरे, जिन्हें लुमिएरे बंधु भी कहा जाता है, इतिहास में पहले फिल्म निर्माताओं में से ये एक थे और भारत में ये लुमिएरे बंधु ने मार्च 1896 में मोशन पिक्चर के नाम से वाटसन होटल में पहला शो आयोजित किया था और यहाँ उन्होंने 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। इनमें दर्शकों के अपार प्रोत्साहन के कारण कलकत्ता और मद्रास में भी फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ, यानी सुधारक का जो संबंध है वो एस.एन. सेन से नहीं है। अगर बात करें द हिंदू का, तो हिंदू का संबंध जी सुब्रमण्यम अय्यर से है। अमृत बाजार पत्रिका का संबंध जो है मोतीलाल घोष से है और बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी से है। जबकि सुधारक का संबंध एस.एन. सेन से नहीं है। सुधारक जो है एक भारतीय समाचार पत्र था और इसकी स्थापना जो है 1888 ईस्वी में गोपाल गणेश अगरकर द्वारा किया गया था। गोपाल गणेश अगरकर। और ये जो है महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। जबकि एस.एन. सेन जो है इनका जो संबंध है इनका इंडियन मिरर से है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 एक तरफ एसोसिएशन है और दूसरी तरफ उसके फाउंडर हैं। इसका मिलान करते हैं। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा जो है इसका संबंध जो है महिमा गोसाई से, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड। तो इसमें पहला ही उत्तर ए का सेकेंड हो जाएगा, यही सत्य हो जाएगा। और जो दूसरा है द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, इसका संबंध जो है सहजानंद स्वामी से है, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा। द परमहंस मंडली का संबंध दादो पांडुरंग से हो जाएगा, यानी दादोबा पांडुरंग से। और जो देव समाज है डिवाइन सोसाइटी, इसका संबंध पहला हो जाएगा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री से। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर मैच कर दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 इनमें से कौन फराइजी आंदोलन से संबंध नहीं था? पहला है हाजी शरीयतुल्लाह, दूसरा है टीटू मियाँ, तीसरा है दूदू मियाँ, चौथा है नया मियाँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टीटू मियाँ। फराइजी बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों के पक्षधर थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ जो हैं बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई, जिसमें नया मियाँ ने भी उनका साथ दिया। फराइजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे, जबकि टीटू मियाँ फराइजी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ये इससे संबंधित नहीं थे और जो हाजी शरीयतुल्लाह, दूदू मियाँ और नया मियाँ संबंधित हैं। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मार्क ब्लांक,
तीसरा है A.L. बासम, चौथा है G.W.F. हिगल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, G.W.F. हिगल, यानी कि भारतीय समाज को मूक, बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान G.W.F. हिगल थे। तो इस प्रकार से हम जून 2019 के क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन कर लिए हैं, और अब हम इस प्रकार से अब हम दिसंबर 2019 के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमी हो उसको हम अगले वीडियो में पूरा करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।